गया कि लाइबिलिटी पार्ट अपना कंप्लीट हो जाए तो फिर अपन लोग एसेट पार्ट के अंदर जाते हैं। ठीक है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी के अंदर आप लोगों को क्या था, अनलेस द पॉसिबिलिटी ऑफ एन आउटफ्लोइंग सेटलमेंट इज रिमूव्ड। देखो अगर सर आवाज क्लियर नहीं है। सर आपकी आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर आपकी आवाज अटक रही। अरे यार क्या नहीं प्रॉब्लम। सर। नहीं सर। एक सेकंड रुको। अभी देखो तो आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। यस सर। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं इसके अंदर कंटिंजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर किस तरीके से करने का। देखो कंटिंजेंट लायबिलिटी आपको ये मालूम था कि कंटिंजेंट लायबिलिटी के अंदर आपको देना पड़ भी सकता, नहीं भी देना पड़ सकता। आपका देना या नहीं देना, मतलब देना मतलब क्या, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट। ये तो बात आप लोगों को मालूम है, किसी को पैसा देना इट इज इक्वल टू आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट। ओके, अब यहाँ पे देना पड़ सकता या नहीं भी देना पड़ सकता, क्योंकि पॉसिबिलिटी रहती है ना। और अपना देना या नहीं देना एक फ्यूचर में होने वाले इवेंट के होने या नहीं होने के ऊपर निर्भर करता। ये तो सब लोगों को मालूम है। जैसा कोर्ट के अंदर मैंने किसी को गारंटी दी है, ठीक है, मैंने किसी ने लोन लिया हुआ है, सी लिमिटेड ने लोन लिया हुआ है 2 करोड़ का पंजाब नेशनल बैंक से, मैंने ए लिमिटेड हूं, मैंने उसके लिए गारंटी दी है। तो मुझे कब मेरी गारंटी क्रिस्टलाइज हो जाएंगी एज अ प्रोविजन, जब सी लिमिटेड लोन नहीं रिपे कर पाता है तो ए लिमिटेड को पैसा देना पड़ेगा। मतलब मेरा देना या नहीं देना किसके ऊपर निर्भर करता, सी लिमिटेड के इंसॉल्वेंट होने या नहीं होने के ऊपर। अब जहां पे मुझे लगता है पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो है, वहां पे ही मुझे कंटिंजेंट लायबिलिटी बनाना है। जहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो रिमोट है, रिमोट मतलब क्या हो गया, रिमोट मतलब क्या, रिमोट यानी वेरी 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 नेग्लिजिबल, मुझे लगता ही नहीं देना पड़ेगा। तो फिर वहां पे क्या बनाना, वहां पे सीएल भी नहीं बनता, वहां पे प्रोविजन भी नहीं बनता। जहां पे सीएल भी नहीं बनता, वहां पे प्रोविजन भी नहीं बनता, वहां कुछ नहीं बनता, कुछ भी बताना भी नहीं है। अनलेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लोइंग सेटलमेंट इज रिमोट, मतलब अनलेस रिमोट नहीं है तो कंटीजेंट लायबिलिटी में आना। अगर रिमोट है, पैसे देने की प्रोबेबिलिटी रिमोट है, पैसे देने की प्रोबेबिलिटी अगर रिमोट है, तो यू शुड नॉट मेक कंटीजेंट लायबिलिटी, you should not make contingent liability unless the possibility of an outflowing settlement is remote, where disclosures have been made for each class of contingent liability as at the end of reporting period a brief discussion, a brief description of nature of the contingent liability। क्या बताना है आपको, अलग अलग कंटिंजेंट लायबिलिटी बताना है और उनको बताना है कि ये कंटिंजेंट लायबिलिटी क्यों है। क्या मैंने किसी को गारंटी दी उसके कारण कंटिंजेंट लायबिलिटी है, क्या मेरे ऊपर कोई केस मुकदमा चालू है कोर्ट में उसके लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी है, या फिर कोई दूसरे प्रकार की कंटिंजेंट लायबिलिटी है। मुझे इसका डिस्क्रिप्शन देना है, जहां जहां पे पॉसिबिलिटी है वहां वहां पे मुझे उसको डिस्कस करना है। ऑफ कोर्स ये किसके लिए दिया हुआ है, ये से क्वेश्चन मेरा सबसे है कि डिस्क्रिप्शन देना वगैरह ये सब किसके लिए बोल रही है, ये किसके लिए बोल रहे हैं, किसने देना चाहिए डिस्क्रिप्शन, ऑडिटर ने देना चाहिए डिस्क्रिप्शन, मैनेजमेंट ने देना चाहिए डिस्क्रिप्शन, किसने देना किसने चाहिए, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने देना चाहिए डिस्क्रिप्शन। देखो कंपनी किसकी है, मैनेजमेंट की। कौन बेहतर तरीके से कंटीजेंट लायबिलिटी बता पाएगा, मैनेजमेंट। ऑडिटर क्या करेगा, सिर्फ वो जो डिस्क्रिप्शन उसने दिया है, जैसे गारंटीज के लिए पंजाब नेशनल बैंक के अंदर गारंटी दी हुई, तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी का अपन लोगों ने देखना चाहिए कि ये क्यों है, किस तरीके से है, पंजाब नेशनल बैंक के साथ में इनका क्या लेटर साइन हुए हुए हैं, कितने करोड़ की गारंटी है, किसके बिहाफ पे गारंटी दी हुई है, डायरेक्टर है कि सामने वाला पार्टी, रेटेड पार्टी है कि सामने वाला पार्टी, ये सब आप लोगों ने देखना चाहिए। As at the end of the reporting period, a brief description of the nature of the contingent liability and where practicable, an estimation of its financial effect। मतलब क्या हो गया, you should write down the amount, कितने करोड़ की, कितने लाख की, कितने हजार की कंटिंजेंट लायबिलिटी है। ऑफ कोर्स सर 2 करोड़ हम एग्जैक्ट तो नहीं बता पा सकते 2 करोड़ की कंटिंजेंट लायबिलिटी होगी, लेकिन उसमें ब्याज भी है, तो एक एस्टिमेट तो कुछ ना कुछ तो बता सकते, लगभग लगभग। An indication of the uncertainties relating to amount,
और टाइमिंग ऑफ एन आउटफ्लो। अब जैसे कोर्ट के अंदर केस चालू, ठीक है, अब आप बता सकते हैं कि कोर्ट के अंदर केस का रिजल्ट कब आएगा, एग्जैक्टली डेट बता सकते हैं क्या? कोर्ट कितना अपने ऊपर मुकदमा डालेगा, वो सामने वाले कितना ही अपने को कोर्ट कितना एडजस्ट करेगा, कितना पैसा भरने के लिए बोलेगा, या आप बता सकते हैं कि नहीं? अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व है, लेकिन सामने वाले 2 करोड़ का मुकदमा डाला है मेरे ऊपर, क्योंकि बोले हम उनका ट्रेडमार्क चोरी करके बेचते थे माल, ऐसा उनको लगता है, इसके लिए उन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा डाला है, ठीक है। अब बात ऐसी अनसर्टेनिटीज है, कोर्ट कब बोलेगा देने के लिए, कितना अमाउंट बोलेगा देने के लिए, कोर्ट को लगता है 2 करोड़ का नुकसान नहीं हुआ, सामने वाले का 50 लाख का ही देंगे। तो ये अलग अलग बातें हैं। तो इंडिकेशन ऑफ द अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू अमाउंट और टाइमिंग ऑफ एन आउटफ्लो, पॉसिबिलिटी ऑफ एन रीइंबर्समेंट, क्या मेरे को भी कोई थर्ड पार्टी रीइंबर्स करके देने वाली है क्या? जनरली अब रीइंबर्समेंट कैसे होता मालूम है क्या, कि बात ऐसी है कि रीइंबर्समेंट अब देखो कैसा रहता होगा, मैंने क्या करे हुआ है, मैंने भी इंश्योरेंस निकाल के रखे हुआ है। देखो इंश्योरेंस आज हर एक चीज का अवेलेबल है, आपको मालूम है इंश्योरेंस काय काय का अवेलेबल है, कोरोना की बीमारी के लिए भी इंश्योरेंस, पहले कोरोना की बीमारी थी उसके लिए भी इंश्योरेंस आ गया, ठीक है। तो हर एक चीज के लिए इंश्योरेंस आ गया है। गारंटीज आप जो देते हैं ना उसके लिए भी इंश्योरेंस मिलता, कि मैंने यहाँ पे गारंटीज देके रखी है, ठीक है, तो उसके लिए भी इंश्योरेंस मिलता। कि सपोज मेरे को अगर गारंटी मेरा क्रिस्टलाइज हो गई और मुझे अगर पैसा भरना है, तो मेरे को गारंटी क्रिस्टलाइज हो गई, तो मेरे को भी इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसा देते। समझ में आ रहा है? तो बात इतनी है कि बहुत बार इंश्योरेंस कंपनी से हैप्पी इन्वेस्टमेंट होता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी मेरी जहां जहां पे है ना, उसको मैं कवर आउट करने के लिए, उसको मैं इंडेमनीफाई करने के लिए मैं वहां पे इंश्योरेंस ले लेके रखता हूँ। समझ में आ रहा है? वेयर कंटिंजेंट लायबिलिटी हैज बीन क्लासिफाइड एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिंजेंट लायबिलिटी 3 तरीके से क्लासिफिकेशन होती है। कोर्ट के अंदर जो मुकदमा चालू है मेरे खिलाफ, जिसको अभी तक के मैंने डेट करके एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है, guarantees or other money for which the entity is contingently liable। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे बोल रहे हो क्लेम ऑफ द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, इसका मतलब क्या है? अच्छा, यहाँ पे अगर ये लाइन देती थी क्लेम अगेंस्ट द कंपनी एक्नॉलेज्ड एज डेट, तो क्या होता था? क्या फिर वो सीएल रहता था क्या? बताओ तो। क्लेम ऑन द कंपनी एक्नॉलेज्ड एज डेट का मतलब क्या रहता? सर पहले से ही पता रहना अपने को कि हाँ, होने वाला है वो, पहले से ही पता है, और पहले से ये पता है कि पैसे देना ही है। मेरे देने ऊपर के लोन जैसा हो गया ना, वो लोन जैसा ही हो गया ना वो, कि मैंने एक्नॉलेज कर लिया, आई एम एक्सेप्टिंग कि मेरे को सामने वाले को पैसा देना है। अगर ये नॉट नहीं रहता था, अगर ये नॉट नहीं रहता था, अगर ये नॉट नहीं रहता था, तो इसके लिए आप प्रोविजन बनाते थे, इसके लिए आप कुछ ना कुछ लायबिलिटी क्रिएट करते थे, है ना? यहाँ पे आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे इन द कोर्ट केसेस, कि मैं कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं करा, मैंने कोई चोरी नहीं करी, मैंने कोई ट्रेडमार्क का इंफ्रिंजमेंट नहीं करा, मैं मानता ही नहीं मेरे को पैसा देना लागू है। हाँ, कोर्ट ने मेरे खिलाफ डिसीजन दिया तो मुझे देना पड़ सकता या नहीं भी पड़ सकता, मेरा देना है नहीं देना सामने वाले का कोर्ट में जीतने या नहीं जीतने के ऊपर निर्भर करता है। तो क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हाँ, लेकिन कोर्ट का कुछ भी फैसला आ सकता। गारंटीज, सामने वाले के लिए मैंने गारंटीज दी हुई, या फिर इसके अलावा कोई भी कंटीजेंट लायबिलिटी जिसके लिए कंपनी लायबल होगी, वो सब डिस्क्लोजर देना चाहिए। मैंने कल भी बताया था आपको कि आप लोगों ने कंपनी से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना चाहिए कि सारे कंटीजेंट लायबिलिटी उन्होंने डिस्क्लोज किए हुए। मैं गांव में हजारों कोर्ट है, देश में हजारों कोर्ट है, मैं कोर्ट जा जाके फिरते नहीं बैठूंगा ये कंपनी जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूँ इसके अगेंस्ट केसेस चालू है क्या, कंपनी ने पूरे गांव में गारंटियां देके रखे होंगे, मैं गाँव बैंक कोर्ट घूमते बैठूंगा क्या? प्लीज नहीं, मेरे से ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। मैं उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेता कि यार तुमने तुम्हारा काम किया और तुमने तुम्हारा सब डिस्कस किया, मुझे लिख के दे दीजिए, ठीक है। Where the amount of any guarantee given by the entity on behalf of director or other officers of the entity have been stated and where practicable the general nature of each contingent liability material is also specified। क्या होता आपको मालूम है, जब कंपनी लोन लेती तो डायरेक्टर लोग जनरली गारंटर्स देते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ। डायरेक्टर लोग जब लोन लेते हैं ना, डायरेक्टर लोग जब लोन लेते, भले वो पर्सनल कैपेसिटी में लोन लेते होंगे, तो उसके लिए कंपनी गारंटर। इतनी बड़ी बात है, देखो ले रहे लोन कौन? डायरेक्टर। ले रहा कौन लोन? डायरेक्टर, ठीक है। और उसके अंदर डायरेक्टर लोन लेने के बाद में गारंटी कौन दे रहा? कंपनी वहां पे गारंटी दे रही। समझ में आ रहा है कि कंपनी वहां पे गारंटी दे रही है, लोन ले रहा डायरेक्टर, भले पर्सनल कैपेसिटी में लेता हूँ,
लोन ले रहा की मैनेजरियल पर्सन, सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर्स, एमडी, सीएस, ये लोन ले रहे। सो ऑडिटर लोन लेता तो उसमें डायरेक्टर ये रहता क्या, सॉरी ऑडिटर लोन लेता तो कंपनी गारंटर रहती कि नहीं 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 नहीं, डायरेक्टर अलग बात है, ऑडिटर तो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, उसको कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछो आगे, फिर मैं अभी बढ़ रहा वाउचिंग एसेट से। चलो देखो तो जल्दी से पूछो, किसको भी कुछ भी क्वेरी होगी तो। कुछ क्वेरी होंगी तो पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़। ठीक है सर डायरेक्टर का एक बार फिर से बताना ना। ठीक है, कैसा रहता, डायरेक्टर लोन लिया, जैसे डायरेक्टर ने पर्सनल कैपेसिटी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 2 करोड़ का लोन लिया। आपको मालूम है कि लोन लेते समय कोई भी व्यक्ति अगर लोन ले रहा तो उसके अंदर उसको 2 गारंटर्स देना पड़ते हैं, 2 गारंटर लोग उसको मतलब वो उसके एप्लीकेशन के ऊपर साइन करते हैं। गारंटर का मतलब हाँ, समझता कि आप लोगों को, गारंटर एक रहता बोरो, हाँ। उसके अलावा रहते 2 लोग रहते गारंटर। गारंटर का काम क्या रहता, अगर बोरोवर बैंक को लोन रिपे नहीं कर पा रहा तो गारंटर को कॉल किया जाता है और गारंटर को लोन को रिपे करना पड़ता है। वैसे डायरेक्टर ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया हुआ है तो उसके अंदर कंपनी जनरली गारंटी देती है। देखो करता धरता कौन है कंपनी का, कंपनी तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, करता धरता डायरेक्टर है, एमडीज है, सीईओ, सीएफओ है। तो ऑफकोर्स डायरेक्टर लोग जब वहां पे लोन ले रहे हैं तो वहां पे गारंटर कंपनी रहती ही है। ऑफकोर्स वो डायरेक्टर ने अगर लोन रिपे नहीं किया तो कंपनी को रिपे करना पड़ेगा। सर ये तो बहुत ही हो गया, डायरेक्टर कुछ भी करेंगे उसके लिए कंपनी जिम्मेदार। अरे बाबा कंपनी जब लोन लेती है वहां डायरेक्टर गारंटर रहते हैं ना, तो गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। ठीक है सर लेकिन मॉर्गेज देते ना फिर वहाँ पे, क्या बोल रहे, मॉर्गेज देते ना फिर वहाँ पे वो तो। बेटा मॉर्गेज देना अलग बात हो गया, गारंटर रहना अलग बात हो गया। तो क्या हो गया आपको, देखो एक मैं बात बताना, जिससे कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 2 करोड़ रुपए का लोन लिया। ऑफ कोर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऐसे कोई किसको भी लोन दे दिया, कोई भी कंपनी को सिर्फ कागज पे लोन मिल जाता है कि नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास में कंपनी को मॉर्गेज रखना पड़ता, प्रॉपर्टी, लैंड बोलो, घर बोलो, जो भी चीज बोलो, वो मॉर्गेज रखना पड़ेगा और फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन देने वाली है। लेकिन इसके अलावा मॉर्गेज के अलावा 2 गारंटर भी रहना जरूरी है, हर लोन में गारंटर रहते ही है। वो तो क्या यार, बैंक को भी तो सेफ्टी होना ना। मैंने आपको जैसे दर्शन मांगे कि मेरे को 1 लाख रुपए की जरूरत है, आप मेरे को ऐसे ही दे देंगे क्या? ऑफ कोर्स नहीं देंगे। आप बोलेंगे क्या सर आपका मेरे को कुछ तो भी गोल्ड वगैरह बोले, मेरे पास में मॉर्गेज रखो, मतलब ये करो गहान रखो बोले, इसके अलावा और 2 गारंटर भी लेके आओ बोले मेरे पास, दोनों भी सिक्योरिटी होना बैंक को। विदाउट गारंटर लोन नहीं होता, विदाउट मॉर्गेज या फिर विदाउट कुछ गिरवी रखे भी लोन नहीं होता। ऐसी लोन बांटते बैठ गई अगर बैंक, ऐसी लोन अगर बांटते बैठ गई अगर बैंक, तो हर कोई विजय माल्या बन के यहाँ से भाग जाएगा देश में और देश में कुछ नहीं बचे। समझ में आ रहा ना? तो बात ऐसी है, विदाउट मॉर्गेज और विदाउट गारंटर की लोन नहीं होता। गारंटर हर एक इसमें थोड़ी गारंटर को बुलाया जाता लोन रिपे करने के लिए। बोरोवर नहीं दे पाया तो बोरोवर की प्रॉपर्टी इनकेपेबल है लोन रिपे करने के लिए, तो ही गारंटर को बुलाया जाएगा। ठीक है चलो और कुछ। सर डायरेक्टर ने पर्सनल पर्पस के लिए लोन लिया हाँ हाँ लिया, हाँ बोलो ना। तो फिर कंपनी कैसे गारंटी दे सकती है वो चीज की? देखो कंपनी जब लोन लेती है, कंपनी जब लोन लेती है उसके अंदर गारंटर कौन रहने वाला है? ऑफ कोर्स की मैनेजरियल पर्सन, मतलब डायरेक्टर बोलो, सीईओ बोलो, सीएफओ बोलो, ये सब लोग रहने वाले हैं। अब डायरेक्टर sir. पर्सनल पर्पस से मेरा यहाँ पे मीनिंग क्या है? देखो डायरेक्टर के कंपनी के लिए लोन लेगा क्या, खुद की प्रॉपर्टी गहान रख के, खुद की प्रॉपर्टी गिरवी रख के, मॉर्गेज रख के? ऑफ कोर्स नहीं। पर्सनल पर्पस का मतलब क्या है कि डायरेक्टर और कोई बिजनेस में होगा, डायरेक्टर और कुछ होगा, डायरेक्टर का हाउसिंग लोन होगा, वो भी हो सकता है ना। हाउसिंग लोन तो हर व्यक्ति लेता है आज के समय में, डायरेक्टर का हाउसिंग लोन होंगे। अब पर्सनल पर्पस से मेरा मतलब यहाँ पे है कि डायरेक्टर इज नॉट टेकिंग लोन फॉर कंपनी, कंपनी के पर्पस के लिए वो लोन नहीं ले रहा, कंपनी के अलावा कुछ उसके जो भी पर्पस होंगे वी डू नॉट नो, के लिए भी कंपनी गारंटी दे सकती है। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? डायरेक्टर का और भी Yes, कोई sir. बिजनेस हो सकता है। अब मेरे को एक बात बताता आपको, एक व्यक्ति 20 कंपनीज में डायरेक्टर रह सकता है। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? 20 जगह एक व्यक्ति डायरेक्टर रह सकता है, और कंपनी भी हर एक डायरेक्टर को ऐसा नहीं देती। जो एकदम हाईएस्ट लेवल के पोजीशन के मैनेजिंग डायरेक्टर्स, उनके लिए ही रहता है। जैसे तो फिर बहुत सारे डायरेक्टर्स रहते हैं, हर एक के लिए कंपनी अगर गारंटी देते बैठी
तो दैट इज नॉट द केस। मेरा पर्सनल पर्पज से मीनिंग यही था बस यहाँ पे कि अदर देन कंपनी के पर्पज के लिए अगर डायरेक्टर कुछ लोन ले रहा होगा तो यहाँ पे वो कंपनी को गारंटी देना पड़ सकती है। ऑफ कोर्स गारंटी देना नहीं देना ये भी कंपनी का अपना एक कॉल रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर डिसाइड होता है ये पर्टिकुलर डायरेक्टर लोन ले रहा है उसके लिए अपन ने गारंटी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात, एक बात बताता हूं बेटा मैं आपको, हर डायरेक्टर के पास में परसेंटेज में मतलब 4%, 5%, 10%, 15% तक के शेयर देते। तो डायरेक्टर लोग भी जो रहते हैं ना उनके पास में कंपनी का करोड़ों रुपए का शेयर कैपिटल रहता है, करोड़ों रुपए के मार्केट वैल्यू के शेयर रहते हैं हर डायरेक्टर के पास। तो डायरेक्टर भी एक तरीके से मतलब एक अच्छा होल्डिंग वाला व्यक्ति है, ऐसे कोई ऐरा गैरा व्यक्ति नहीं रहता। दे ऑल आर हैविंग हाई रेपुटेशन। समझ में आ रहा क्या? अब मेरा यहाँ पे सिर्फ मीनिंग इतना था कि कंपनी के पर्पस के अलावा अगर कोई डायरेक्टर व्यक्ति अगर लोन लेता होगा तो उसके लिए कंपनी जनरली गारंटी देती है, लुकिंग टू दी पास्ट रिकॉर्ड ऑफ दैट डायरेक्टर, लुकिंग टू दी रेपुटेशन ऑफ दैट डायरेक्टर। और डायरेक्टर का कंपनी के साथ में कैसा मेल जोल है, कंपनी का कितना होल्डिंग है उसके पास में। कुछ डायरेक्टर जैसे अंबानी फैमिली के अंदर मैं बताता आप लोगों को, अंबानी फैमिली के पास में इतना होल्डिंग है, उनका फैमिली मिला के 50% के ऊपर अंबानी फैमिली के पास में होल्डिंग है, ठीक है ना। अब जैसे मुकेश अंबानी ने अगर कोई लोन लिया, ठीक है, मुकेश अंबानी ने कोई लोन लिया, काय के लिए लिया उसने, जियो के लिए सपोज लोन लिया, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर डायरेक्टर है, समझ में आ रहा ना। तो जियो का प्लान उसको बढ़ाने के लिए उसने लोन लिया हुआ है, तो ऑफ कोर्स रिलायंस इंडस्ट्री अब उसके अंदर मेरे को बताओ गारंटी देंगी या नहीं देंगी? अरे बाबा जियो भी उसका है, रिलायंस भी उसका है, हर जगह मेजोरिटी होल्डिंग है ना। समझ में आ रहा क्या आप लोगों को? व्यक्ति इतना बड़ा है, व्यक्ति का काम कंपनी के लिए इतना बड़ा है, उसने कोई भी दूसरा बिजनेस एक्सपेंशन के लिए करा तो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस, दूसरे बिजनेस से तीसरे बिजनेस के अंदर ये सब चीजें चालू ही रहती है। समझ में आ रहा? यस सर, थैंक यू। चलो गोइंग अहेड, अब अपन लोग आज से नया टॉपिक, नया गणित, नया राज अपन लोग चालू कर रहे हैं। अरे वो वरद काबरा आया हुआ है कि नहीं? कल आया था, आज और गायब हो गया। वरद काबरा है क्या? अब जो लोग यहाँ पे क्लासेस में अटेंड नहीं कर रहे, इनके साथ में कुछ भी होता होगा तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लोगों को फोन किया, लोगों को पूछा क्या नहीं समझ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, अगर फिर भी वो लोग नहीं आ रहे तो आई एम नो मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पीपल। समझ में आ रहा कि अब लोग अगर इतना ज्यादा होशियार हो गए होंगे कि सर का अगर फोन आता होगा, अपन एक दिन अटेंड कर लिया, अब आज और गायब हो गए, तो ये लोगों के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ठीक है। अपन अब नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं आज से। मैंने नोट्स अभी शेयर करी हुई है व्हाट्सएप के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बात क्या है, अभी लाइबिलिटी साइड होगी, गारंटी देना, प्रोविजंस, कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बोरोइंग्स, ये सब 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 हो गए, ठीक है। अब नया गणित नया राज आज से ये है एसेट साइड का वेरिफिकेशन। एसेट साइड का वेरिफिकेशन है। एसेट साइड के वेरिफिकेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बातें अगर रहती है, इसके अंदर एक फिक्स्ड एसेट का बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है और कैश का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डबल से एक बात बोल रहा हूँ आप लोगों को कि भले ही ये वाउचिंग के आप लोगों को इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, लेकिन चांसेस ज्यादा इसके बीच में से उठा के, जैसे एसेट का फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, लोन का वैल्यूएशन हो गया, गारंटीज का कंटीजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर हो गया, बीच बीच में से उठा के वो पूछते हैं। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि एक बार इसमें क्या रहता, तो फिर आप अपने हिसाब से आंसर बना सकते। क्या आपको मालूम है फिजिकल वेरिफिकेशन कोई भी चीज का रहा मतलब एग्जिस्टेंस से रिलेटेड पॉइंट रहते, उसको जाओ फिजिकली वेरीफाई करो, उनके रजिस्टर्स देखो, मैनेजमेंट किस तरीके से वेरीफाई कर रही है ये देखो, ये सब चीजें अगर आपको दिमाग में क्लियर है कि यार ये एग्जिस्टेंस के अंदर ये पॉइंट आते, डिस्क्लोजर में इंड एस कंप्लायंस शेड्यूल 3 के हिसाब से क्लासिफिकेशन आता, ओपनिंग आता, क्लोजिंग आता, एडिशन डिलीशन, ये सब चीजें आती। अगर इफ यू आर नोइंग दैट पॉइंट्स यू कैन मेक एनी आंसर। मतलब क्या है, अगर आपके इसमें साचा तैयार है ना तो फिर कुछ भी डालो उसके अंदर बराबर आंसर निकल के बाहर आता, ठीक है। चलो गोइंग अहेड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, पहले डिफरेंस दिया हुआ है, ओके। अब सब लोगों को पता होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर रहता है जो कि आप लोग बार बार करते हो, जैसे कि सैलरीज हो गया, वेजेस हो गया, रेंट हो गया, रेट हो गया, रिपेयर्स हो गया, मेंटेनेंस हो गया, परचेस हो गया, ये बार बार खर्चे अपन लोग करते हैं। इस खर्चे से आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है एक साल के अंदर वाला, समझ में आ रहा क्या? तो बात ऐसी है कि शॉर्ट टर्म के लिए खर्चे हैं, इन खर्चों को आपको रिकरिंग इन नेचर रहता, तो आप लोगों को इसको बार बार करना पड़ता है। इसका फायदा आपको एक साल के अंदर के समय के अंदर ही मिलता है, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा रहता है, मतलब कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता, ये ऐसे एसेट्स के ऊपर खर्चा रहता है जिसका फायदा आपको लंबे समय तक के मिलने वाला है,
ठीक है। इन एसेट्स की वजह से आपकी एफिशिएंसी बढ़ती, कैपेसिटी बढ़ती, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस बढ़ेगा। ठीक है, इसका फायदा आपको समय नहीं, बहुत समय मिलने वाला है, एक बार नहीं, एक साल नहीं, लंबे समय तक इसका फायदा आप लोगों को मिलने वाला है। दूसरी बात, ये जैसे मैंने बोला कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकरिंग नहीं है। ठीक है। The expenditure benefits of which shall get expended or exhausted in the process of earning revenue within a short span of time, of course within 1 year. For example, purchase of goods for sale on the movement from one place to another, transportation का खर्चा हो गया, purchase का खर्चा हो गया, rent का खर्चा हो गया, salary का खर्चा हो गया, wages का खर्चा हो गया, repairs हो गया, maintenance हो गया, renewals of fixed asset, ये सब जो चीजें बता रहा ना मैं यहाँ पे, ये सब खर्चे आप लोग पहली बार तो बार बार करते हो, इनका फायदा आपको छोटे समय में, कम समय में मिलता, और ये मतलब क्या होगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन होते रहता, मतलब कि आप इसको इस्तेमाल करते हो जिससे रेवेन्यू कमाते, इस्तेमाल करते हो जिससे रेवेन्यू कमाते हैं। मेंटेनेंस ऑफ एसेट हो गया, एसेट का ओवरऑलिंग हो गया, मेंटेनेंस करवा रहे एसेट्स का, ये सब भी इसके अंदर ही आता है। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल स्टोर्स कंज्यूम्ड इन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन। एक क्वेश्चन मेरे को पूछना है आप लोगों से, देखते कितना याद है आप लोगों को। रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स कंज्यूम्ड इन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, क्या फर्क रहता है रॉ मटेरियल स्टोर्स में? क्या फर्क रहता है रॉ मटेरियल और स्टोर्स में? रॉ मटेरियल और स्टोर्स में क्या फर्क रहता है? नो डाउट दोनों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, दोनों इन्वेंटरी से रिलेटेड आइटम है, लेकिन दोनों में एक फर्क है। क्या फर्क रहता है? यस, एनीबॉडी? सर रॉ मटेरियल का कोई प्रोसेस अपन किया नहीं रहता है, लेकिन स्टोर पे अपन प्रोसेस किया रहता है अपन का। मतलब वर्क इन प्रोग्रेस को स्टोर बोलते हैं क्या आप? नहीं सर, अपन जब प्रोसेस करते हैं ना, रॉ मटेरियल पे प्रोसेस करने के बाद में अपन को स्टोर मिलता है, और जब अपन स्टोर मतलब उसके ऊपर प्रोसेस नहीं करेंगे तो रॉ मटेरियल ऐसा कुछ तो भी। मतलब प्रोसेस किए हुए गुड्स को स्टोर बोलते हैं आप, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ सर। नहीं, गलत। हाँ, और कौन बोल रहा है? और कौन बोल रहा है? मैंने बताया था फिनिश गुड्स को स्टोर बोलते क्या आप? फिनिश गुड्स को कंज्यूम करते प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, कुछ भी बोल रहे हैं। अरे फिनिश गुड्स तो आउटपुट है आपका, प्रोसेस और मैन्युफैक्चर करके तो फिनिश गुड मिलते ना। नहीं 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 नहीं, गलत। और किसको पता है? यस, एनीबॉडी? लोकेश गांधी होंगे ना, लोकेश गांधी। लोकेश बोलो तो। सर स्टोर्स में क्या था? सर फैक्ट्री ओवरहेड्स वगैरह एडेड रहते हैं। तो फर्क क्या है रॉ मटेरियल स्टोर्स में? नो सर, नो आइडिया। नो आइडिया। किसको मालूम होगा रे? मैंने बताया हुआ एक बार। चलो ठीक है, मैं बताता। आपको मालूम है जैसे मैं क्या करता हूँ, मालूम है क्या? शेंगदाने से शेंगदाने का तेल बनाता। ठीक है, शेंगदाना मेरे लिए क्या है? रॉ मटेरियल। शेंगदाने का तेल क्या है मेरे लिए? शेंगदाने का तेल क्या है मेरे लिए? फिनिश गुड्स। इतना तो समझते ना आपको, रॉ मटेरियल क्या रहता है, फिनिश गुड्स रहता है। ठीक है। और दूसरी बात, हम कैसा करते मालूम है क्या? शेंगदाने को फिर सुखाते, फिर उसको मशीन से प्रेस करवाते, फिर उसको उसमें से मिक्सचर बनाते, फिर उसका तेल निकालते, ये सब करते, ढेप बनती उसमें, ये सब चीजें। स्टोर से ने क्या है मालूम है क्या? बीच में का मिक्सचर नहीं है, स्टोर से ने ढेप भी नहीं है, स्टोर से ने तेल भी नहीं है, स्टोर से ने शेंगदाने भी नहीं है। हम तेल भरने के लिए टीन के डब्बे लाते हैं, उसको हम स्टोर बोलते हैं। हम तेल भरने के बाद में टीन के डब्बों के ऊपर स्टिकर लगाते हैं, इसको भी स्टोर बोलते हैं। स्टोर्स मतलब क्या है? अरे बाबा, कुछ मटेरियल पैकिंग के लिए भी तो लगता ना, टीन के डब्बे, प्लास्टिक के डब्बे, कैन, पैकेट, स्टिकर, लेबल, स्टैम्प, ये सब स्टोर बोलते हैं। ये कंज्यूम होते हैं मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन में। समझ में आ रहा क्या आप लोगों को? ये रॉ मटेरियल भी नहीं, मतलब रॉ मटेरियल नहीं है, शेंगदाने थोड़ी है। फिनिश गुड है क्या? शेंगदाना तेल भी नहीं है। ये ढेप है क्या? नहीं, जॉइंट प्रोडक्ट भी नहीं है, बाय प्रोडक्ट भी नहीं है। ये स्टोर से, जिसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है,
ये भी सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या? ऑफ कोर्स ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। ओके, salaries and wages of employees directly or indirectly in production, rent, taxes, power, fuel, MSCB का बिल, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, ट्रांसलेट लग रहा है मशीन चलाने के लिए, केरोसिन लग रहा है मशीन चलाने के लिए, रेंट है, रेट्स है, टैक्सेस है, जीएसटी भर रहे, इनकम टैक्स भर रहे, महानगर पालिका का टैक्स भर रहे, रेंट दे रहे, भाड़ा दे रहे, ये सब 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 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिपेयर्स कर रहे, बोले मशीन कुछ खराब हो रही, पार्ट्स तो नट बदल रहे, कुछ रिन्यू कर रहे हैं उसके पार्ट्स, कुछ छोटे मोटा रिपेयर चल रहा है, रिन्यूअल चल रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है, सब इसमें आने वाला है। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अमाउंट स्पेंट टू एक्वायर or upgrade productive assets such as building machinery, equipment, vehicles in order to increase the capacity or efficiency of the company for more than one accounting period। एक साल से ज्यादा इसका फायदा बढ़ता है, इसके वजह से प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी बढ़ता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से प्रोडक्शन एफिशिएंसी नहीं बढ़ता। Different forms of capital expenditure are land, building, plant and machinery, furniture, fixture, office equipment, electrical installations, वो रहते ना इलेक्ट्रिकल, वो बोर्ड रहता, बटन रहता, वो सब, vehicles, cars, premium paid for lease of in building। of course ये कौन सा लीज है बताओ? premium paid on lease of building, ये कौन सा लीज है बताओ तो? which is this lease? कौन सा लीज है ये? OL ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस लीज है? Yes, anybody? ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस लीज है? ऑफ कोर्स ये फाइनेंस लीज है, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज के अंदर आप भाड़ा भरते और वो भाड़ा जो अपन भरते वो आता है यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। फाइनेंस लीज में हायर परचेज जैसा रहता है, जहाँ पे इंस्टॉलमेंट आखिरी भरने के बाद एसेट आपका हो जाता है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑन लैंड, हमने लैंड लिया, उसके ऊपर फेंसिंग करी, उसको प्लेन किया, ये सब भी इसमें ही आता है। गुडविल भी इसमें ही आता है, सिर्फ वो इंटेंजिबल बोला जाता है। Moving ahead, fixed assets, tangible assets comprising of land, building, plant, equipment, furniture, fixture, vehicle, office equipment, computers, etc। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट मतलब प्रिंटर, ऑफिस इक्विपमेंट मतलब स्कैनर, ऑफिस इक्विपमेंट मतलब जेरोक्स का मशीन हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गई, सब भी इसमें ही आने वाला है। और अलग अलग डिवाइसेस रहते हैं ऑफिस में भी, ठीक है, लैपटॉप्स वगैरह, वो सब 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 इसमें कंप्यूटर्स भी आने वाले हैं। गोइंग अहेड, पहली बात ऑफ कोर्स एग्जिस्टेंस, मार्क दिस वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल वेरिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट एज एट पीरियड है, ऑफ कोर्स उसका एग्जिस्टेंस कैसे वेरीफाई करेंगे? आप खुद जाके वेरीफाई करो। कंपनी किस तरीके से काउंटिंग करती है, जैसे आपको मालूम है एलआरटी कॉलेज में आप कभी गए होंगे जमाने भर पहले, वहां पे वो हर चेयर, टेबल, पंखे, टेबल, खुर्ची, कपाट के ऊपर नंबरिंग किए हुआ है ना? वो नंबरिंग क्यों करते? क्योंकि एक फिक्स्ड एसेट का रजिस्टर रहता है, इसके अंदर अपन लोग काउंटिंग करके रखते हैं, कितने टेबल लाए, कितने टेबल गए, कितने टेबल खराब हो गए। तो ये मैनेजमेंट भी करता है और आपने उनके प्लान को देखना चाहिए। Review the client's plan for performing the physical verification of PP, whether performed by own staff or by third party, and policy relating to periodicity, where physical verification shall be done on annual basis or once in year or 3 years। कब होता है इनका फिजिकल वेरिफिकेशन? किसका? मैनेजमेंट के द्वारा। एक बार होता, 2 बार होता साल में, 2 साल बाद एक बार होता, कैसे? एप्रोप्रिएट सुपरविजन रहना चाहिए फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे। ऑब्टेन पीपी फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट, मतलब जो रजिस्टर जिसके अंदर उन्हें सब रखा होगा, बाय वर्किंग शीट्स फ्रॉम द क्लाइंट एंड परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, उन्होंने जो रजिस्टर बनाया होगा जिसके अंदर सब काउंट करके रखा हुआ है, उसको आप ले लो और फिर बातें देखना चालू करो। एसेस इफ ऑल द आइटम्स ऑफ पीपी आर प्रॉपर्ली टैग्ड, टैग्ड मतलब क्या? हर एक के ऊपर नंबर रहना चाहिए। एंड कैरी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, नंबर जहाँ भी रजिस्टर में तो नंबर रहना ही चाहिए, और वो डेस्क बेंचेस के ऊपर जैसे अपन देखते हैं ना साइड में नंबर लिखा रहता है, वो भी रहना चाहिए। should be reflected in documents of assets। Reconciliations of items of PP as physically verified with the fixed asset register maintained by the item, maintained by the entity as at the date of period end of the undertaking physical verification। मतलब क्या हो गया कि फिक्स्ड एसेट के अकाउंट में जितने एसेट्स दिख रहे और फिक्स्ड एसेट का फिजिकल वेरिफिकेशन के आदमी फिक्स्ड एसेट के रजिस्टर में दिख रहे, फिजिकली वेरीफाई करने के बाद में आप लोगों ने दोनों चीजों को टैली करना चाहिए। जितना बुक्स में है उतना फिजिकली प्रेजेंट रहना चाहिए। बुक्स में दिख रहे 50 कंप्यूटर, फिजिकली भी 50 कंप्यूटर रहना चाहिए। स्पेसिफिकली वेरीफाई द पीपी एडिशंस अप टू द डेट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन हैव बीन अपडेटेड इनटू फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। जो भी एडिशन हो रहा वो सब आप लोगों ने बुक्स में भी ऐड होना चाहिए
और साथ ही साथ फिजिकली भी वो सब चीजें दिखना चाहिए। समझ में आ रहा क्या? तो पहली बात यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लाइंट का प्लान क्या है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि क्लाइंट का प्लान क्या है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, कि किस तरीके से वो वेरीफाई करने वाले हैं, ईयरली, एनुअली, सेमी एनुअली, ये सब बात। फिर कौन लोग हैं जो सुपरवाइज कर रहे थे फिजिकल वेरिफिकेशन के समय, है ना। ऑफ कोर्स फिजिकल वेरिफिकेशन किस दिन का रहना चाहिए, 31/3 का एसेट दिखना चाहिए। फिर आपने क्या करना चाहिए, हर एसेट के ऊपर टैगिंग किए कि नहीं किया, ये आपने खुद ने देखना चाहिए। फिर आपने रजिस्टर देखना चाहिए फिक्स एसेट का रजिस्टर, जिसके अंदर सब काउंटिंग करके रखे हुआ है, फिक्स एसेट का रजिस्टर देखना चाहिए। ठीक है, मेंटेन्ड बाय द एंटिटी एज एट द डेट पीरियड ऑफ द अंडरटेकिंग फिजिकल वेरिफिकेशन। Specifically verify if the PP additions up to the date of physical verification have been updated. जो भी नए एडिशंस हो रहे हैं वो भी एसेट रजिस्टर में जाना चाहिए। डिस्क्रिपेंसीज, ये डिस्क्रिपेंसीज काय में बोल रही है, कौन सी डिस्क्रिपेंसीज बोल रही है, which discrepancies they are talking about? They are talking about the discrepancies that are observed while the physical verification। मतलब कि बुक्स में तो दिख रहे 50 कंप्यूटर, फिजिकली वेरीफाई करे तो 40-80 दिख रहे। फिर बाद में समझ में आया, मैंने पूछा मैनेजमेंट को डिस्क्रिपेंसी क्यों है, बोले 2 कंप्यूटर सुधारने के लिए दिए गए हैं। ये आप लोगों ने डिस्क्रिपेंसी के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। वेरीफाई द एसेट व्हिच हैव बीन ऑब्सोलीट, जो भी एसेट ऑब्सोलीट हो गया मतलब क्या हो गया, आउटडेटेड मतलब अब वो खराब हो गया, आपको इस्तेमाल नहीं करता। जैसे इंजेक्ट प्रिंटर हो गया, कि उसके बदले लेजर प्रिंटर ला ली, पुराने वाले प्रिंटर पड़े, डॉट मैट्रिक्स वाले प्रिंटर है, पुराने वाले प्रिंटर खराब पड़े, ऑब्सोलीट हो गया, तो अपन देखना चाहिए उनको राइट ऑफ करना चाहिए। अच्छे वाली चीजों के साथ में खराब चीजें ऐड नहीं हो रही, ये आप लोगों ने देखना चाहिए। All the additions to the PP during the pay and audit have been recorded in the financial statement. Do not include any PP that belongs to the third party, but include PP owned and controlled by the entity, although like the third party। जैसे मेरे कंप्यूटर 2 है ना सुधारने के लिए दिए गए, तो भले ही दूसरे के आए लेकिन वो मेरे बुक्स में आना चाहिए। समझ में आ रहा ना, मेरे यहाँ पे कोई दूसरे का प्रिंटर पड़ा है लेकिन उसका है, तो मैंने उसको मेरे बुक्स में लेना नहीं चाहिए। वेरीफाई द मूवमेंट इन द पीपी शेड्यूल, एसेट क्लास asset classes like building, plant and machinery compiled by the management। क्या हो गया, आप देखो फिक्स एसेट भी बहुत तरीके के अपन लोग ले रहे हैं ना, एक ही फिक्स एसेट है कि फर्नीचर नहीं, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्सचर है, ऑफिस इक्विपमेंट है, ये सब है ना। तो ये सब के लिए आपको अलग अलग शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जैसे लैंड पिछले बार कितना था, ये बार कितना ऐड हुआ, कितना गया, कितना बेचे गया, वो सब बातें। फर्नीचर के लिए ऐसे ही, प्लांट मशीनरी के लिए ऐसे ही, हर एक के लिए ऐसा ही देखना पड़ेगा। वेरीफाई द मूवमेंट इन द पीपी शेड्यूल and tally the closing balance to the entities of। ठीक है, चलो आगे का अपन लोग कल देखेंगे। Have a great day। Thank you।